पिछले 1 साल में हिंदुस्तान के बाजारों ने दुनिया में सबसे कम रिटर्न दिया है। इस कदर आपने कभी सोने और चांदी के भाव को बढ़ते देखा है? ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उससे दुनिया खुश नहीं है। दुनिया का ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। दुनिया यकायक बदल गई है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हिंदुस्तान के एस्पिरेशंस है। हिंदुस्तान का युवा बेहतर जीवन जीना चाहता है। जब सरकार ने जो काम किया, आपसे कहा बाजार बढ़ेगा, अब बाजार बढ़ेगा, अब बाजार बढ़ेगा, ऐसा हुआ क्या? टीवी ने आपसे कहा कि बाजार बढ़ेगा, बढ़ा क्या? आईपीओ में जो भी आईपीओ आए हैं, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। 2024 और 25 की अंतरदशा हम भोग चुके हैं, लेकिन 2026 में अब पुनः चीजों को बदलते हुए देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। आज मैं बाजार की बात करूंगा, आज मैं इकोनॉमी की बात करूंगा और 2025 की बात करूंगा। 2025 हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया है। बिना किसी संकोच के आपसे कहता हूं, सरकार कहती है कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% आया है। कल एक खबर आई है कि ये साल हम 7.4% के आसपास हम रियल जीडीपी पे खत्म करेंगे। पर मैं आपसे कहता हूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया है। जब आप जीडीपी को देखते हैं तो आप रियल जीडीपी के साथ साथ नॉमिनल जीडीपी को भी देखते हैं, आप डॉलर टर्म्स में जीडीपी को भी देखते हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा रहता है सच्चाई के करीब पहुंचना, सच्चाई कितनी ही अप्रिय क्यों ना हो। लेकिन खास बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो खबरें आ रही हैं कि हमारे बाजार ने अच्छा नहीं किया है, हमारी इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया, ये अंतरदशा है, ये महादशा नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये घटनाएं आपके लिए अच्छी हैं, बुरी नहीं है। और कैसे बाजार में रिटर्न बनता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बात समझ में आएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले मैं वो बातें करूंगा जो अप्रिय हैं, पहले मैं वो बातें करूंगा जो चुनौतियां हैं, पहले वो बातें करूंगा जो आपको डराएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहीं से रिटर्न का बीज पड़ता है। और मेरी पूरी बात को समझने के लिए पहली बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी सारी बात समझ में आएगी। क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मुझे प्रेरित कर रही हैं इस वीडियो को बनाने के लिए? 2026 की नींव 2025 में कैसे पड़ी है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तकनीकी वीडियो मैं आपके सामने लेके क्यों आया हूं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी आप निवेश का निर्णय लेते हैं तो एक सबसे जरूरी बात आपके लिए क्या होती है? डेटा की सच्चाई, तथ्यों की सच्चाई, फैक्ट्स के करीब पहुंचना। ये पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके फैक्ट्स सही होते हैं, तथ्य सही होते हैं, तभी तो आप सही फैसले कर सकते हैं। अधूरे फैक्ट्स के साथ, अधूरे तथ्यों के साथ आप कभी भी सही फैसला नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें ये बात आसानी से समझ में आएगी। दोस्तों, सत्य तभी दिखता है जब आप दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। आप उस पहलू को देखने की कोशिश करते हैं जो पहलू आपके सामने नहीं है, उस तरह से नहीं जैसे कि आम आदमी देखता है। आज के इस वीडियो पर इसी बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, एक सबूत पे जोर देना चाहता हूं कि सबूत क्या मिल रहे हैं, एविडेंस पे जोर देना चाहता हूं कि एविडेंस क्या मिल रहे हैं, और इस बात पे भी जोर देना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय बाजारों को विदेशी कैसे देखता है। उसके देखने का नजरिया हमारे देखने के नजरिए से अलग होता है। बहुत बार हम वो देखना चाहते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन कभी कभी हमें वो भी देखना होता है जो सच है, चाहे कितना ही अप्रिय क्यों ना हो। ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कल एक खबर पढ़ रहा था, और इस खबर ने ही मुझे प्रेरित किया है आपके सामने वीडियो लेके आने के लिए। खबर ये आई है कि हिंदुस्तान 25-26 का जो वित्तीय वर्ष है, ये खत्म करने वाला है 7.4% की रियल जीडीपी ग्रोथ के साथ, लेकिन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% होगी। अब बहुत से लोग बहुत खुश हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, टीवी कह रही है, बाजार इससे बहुत अच्छा लगेगा बाजार को कि इस साल हमारी जीडीपी 7.4% से बढ़ रही है। पर मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया जो सब कह रहे हैं, मेरा ध्यान वहां गया जो कोई नहीं कह रहा है। इस साल जो बजट हमने बनाया था, इस साल मतलब 25-26 का जो बजट हमने बनाया था, उस बजट में हमने नॉमिनल जीडीपी को टारगेट किया था 10.1%, और सरकार का एस्टिमेट ये कह रहा है कि ये हम 8% पे खत्म करेंगे, 2% नीचे। बस इसी चीज ने मुझे आकर्षित किया और ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। दुनिया यकायक बदल गई है। जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया, एक आजाद मुल्क पे हमला किया, वहां के राष्ट्रपति को कैद भी कर लिया, ये क्या दर्शाता है दोस्तों? कि दुनिया का ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है।
अमेरिका की इस घटना से क्या रशिया को ये नहीं लगेगा कि यूक्रेन पे हमला जायज है? क्या चीन को ये नहीं लगेगा कि ताइवान पे हमला जायज है? क्या मिडल ईस्ट के किसी राष्ट्र को ये नहीं लगेगा कि पड़ोसी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करना जायज है? आपको नहीं लगता कि दुनिया अचानक से डिसऑर्डर की तरफ जा रही है? और ऐसे में जब दुनिया में करेंसी पर भरोसा कम हो रहा है, डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है, फिएट करेंसी पर भरोसा कम हो रहा है, और इसको देख के हमने क्या देखा? ध्यान से इस चार्ट को देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। इस तरह से इस कदर आपने कभी सोने और चांदी के भाव को बढ़ते देखा है? ध्यान से इस चार्ट को देखिए। पिछले एक साल में सोने का रिटर्न 65% से ज्यादा है। पिछले एक साल में चांदी का रिटर्न 151% से ज्यादा है। कभी आपने गौर किया है कि ऐसा क्यों हुआ है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि इनके भाव बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया की मुद्राओं की शक्ति कमजोर हो रही है। इसको करेंसी डिबेसमेंट कहते हैं। बस यही वो बात है जो कि हमें बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। जब भी हम देखते हैं दुनिया को, तो दुनिया के बाजारों को देखना बहुत जरूरी है। कमोडिटी बाजार में क्या हो रहा है, बॉन्ड बाजार में क्या हो रहा है, इक्विटी बाजार में क्या हो रहा है, बिलियन बाजार में क्या हो रहा है, फॉरेक्स बाजार में क्या हो रहा है। जब इन पांचों बाजारों का अवलोकन करते हैं तब आपको समझ में आता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। हमें जो सबसे प्रिय बाजार है ये कौन सा है? इक्विटी बाजार है। आइए इक्विटी बाजार को देखते हैं। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। क्या हुआ है पिछले एक साल के अंदर? पिछले एक साल में हिंदुस्तान के बाजारों ने दुनिया में सबसे कम रिटर्न दिया है। वो अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने का दम रखती है। जी हाँ, हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है इस वक्त दुनिया में सर्वाधिक है। चीन से ज्यादा है, यूरोप से ज्यादा है, अमेरिका से ज्यादा है, लैटिन अमेरिका से ज्यादा है। कोई भी बड़ा देश, दुनिया के 10 सबसे बड़े मुल्क उठा लीजिए, उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा नहीं जितने हिंदुस्तान की है। तो फिर मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि हिंदुस्तान की जीडीपी अच्छा नहीं कर रही है? ना मजेदार बात, आइए समझते हैं। लेकिन पहले इस चार्ट को देखिए जो आपके सामने है। हिंदुस्तान के बाजार को रिटर्न रुपी टर्म्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपी टर्म्स, डॉलर टर्म्स, ये जो रिटर्न आपको मैं दिखा रहा हूं ये हर देश की अपनी मुद्राओं में रिटर्न है। आप क्या देख रहे हैं? सबसे ज्यादा रिटर्न आपको हांगकांग के बाजार में दिया है, 37% के आसपास रिटर्न दिया है। ब्राजील ने आपको 36% का एक साल में रिटर्न दिया है। अमेरिका के बाजार को रिटर्न भी 17, 18, 19% के आसपास है, पर हिंदुस्तान का रिटर्न मात्र 8.45% है। ऐसा क्या कारण? क्या कारण है कि विदेशी हमारे बाजार से पैसा निकाल रहा है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान के लोगों को तो निवेश करने की इच्छा है पर विदेशियों को हिंदुस्तान में निवेश करने की इच्छा नहीं है? ये वो दूसरी बात है जो हम दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये बात समझ में आएगी कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान के बाजारों में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों जीडीपी की बात करते हैं, उस जीडीपी की जिसके लिए हम फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी है। दोस्तों दिक्कत यह है कि जब हम क्वार्टर दर क्वार्टर, तिमाही दर तिमाही जब हम जीडीपी ग्रोथ को देखते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। अब रोजाना बाजार को देखते हैं, बाजार समझ में नहीं आता है। बाजार और इकोनॉमी तभी समझ में आती है जब आप एक अंतराल के बाद देखते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे खूबसूरती से बताया एक व्यक्ति ने जिनका नाम है डेनियल कैनमैन। और डेनियल कैनमैन कहता है कि हमारा दिमाग एक तरीके से नहीं सोचता है, दो तरीके से सोचता है, थिंकिंग फास्ट, थिंकिंग स्लो, सिस्टम 1, सिस्टम 2। एक ही बात पर हमारे दो विचार हो सकते हैं। एक वो विचार, एक वो धारणा जो हम तुरंत कायम करते हैं, एक वो धारणा हम सोच समझकर गणना कर कर कायम करते हैं। उनकी किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जरूर पढ़िएगा। मेरे ईमानदार दावा है कि वो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाएगी। तो उन्हीं की बात का सहारा लेकर मैं आपसे एक बात कहता हूं। एक नजर में हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत अच्छा कर रही है। क्या ऐसा है? आइए देखते हैं। मैं आपको तिमाही दर तिमाही जीडीपी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 5 साल में हिंदुस्तान की जीडीपी ने कैसा किया है। तभी तो आपको रुख समझ में आएगा, तभी तो आपको दिशा समझ में आएगी। और दशा से ज्यादा दिशा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आइए इस चार्ट पर नजर डालते हैं, आपके सामने है हिंदुस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ को देखिए। मैं 3 तरह की जीडीपी पे आपसे बात करूंगा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और डॉलर टर्म्स में जीडीपी। रियल जीडीपी सरकार को जरूरत होती है ये तय करने के लिए कि समाज में खुशहाली कितनी बढ़ रही है, ये तय करने के लिए नीतियां कैसी होनी चाहिए, ये तय करने के लिए कि हमारी वास्तविक वृद्धि दर क्या है।
नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे लिए इसलिए तय होती है कि इसी ग्रोथ के आधार पर सरकार बजट बनाती है, इसी ग्रोथ के आधार पर सरकार अपने खर्चों को तय करती है, इसी ग्रोथ के आधार पर सरकार अपनी आमदनी को तय करती है, इसी ग्रोथ के आधार पर आपकी और मेरी आमदनी बढ़ती है, इसी ग्रोथ के आधार पर कंपनियां अपने व्यापार का विस्तार करती है, इसी ग्रोथ के आधार पर कंपनियां अपने बिजनेस का, अपनी सेल्स का टारगेट करती है। मतलब ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपने क्या पैसा कमाया वो हमेशा नॉमिनल टर्म्स में होता है। और तीसरी जो डॉलर टर्म्स की जीडीपी है, ये है कि दुनिया हमारी जीडीपी को किस नजर से देखती है। वो हमारी मुद्रा से हमें नहीं देखती है, वो हमारी मुद्रा से हमें नहीं आती है। रुपया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए नहीं। वो हमारे रुपए को डॉलर में परिवर्तित करते हैं और फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ को देखते हैं। तो आप जो ये दिन रात शोर सुनते हैं ना कि हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत अच्छा कर रही है, उसका एक पहलू ही आप सुनते हैं, एक पहलू ही आप देखते हैं, और वो है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। आज मैं आपके साथ में नॉमिनल विस्तार से बात करूंगा, आज मैं आपके साथ में डॉलर टर्म्स में विस्तार पे बात करूंगा। ये जीडीपी क्या होती है ये मैं बात नहीं करूंगा, किसी और वीडियोज में इसके बारे में बात करूंगा। जो तस्वीर आपके सामने है, गौर से इस तस्वीर को आप देखिएगा। रियल जीडीपी पिछले 6 साल की मैं बात करता हूं, कोविड से ठीक पहले, क्योंकि कोविड का साल लेना ठीक नहीं है। तो पिछले 6 साल में हिंदुस्तान के जीडीपी ने कैसा किया, रियल जीडीपी ने कैसा किया, इसको कांस्टेंट जीडीपी भी कहते हैं, और ये रूपी टर्म्स में है, लाखों करोड़ के अंदर है। 2019 में हमारी जीडीपी 145 लाख करोड़ रुपए थी, जो पिछले साल 2025 में बढ़कर 2 लाख करोड़ के आसपास हो गई। इन 6 वर्षों में 1,45,000 करोड़ से बढ़ के जब हमारी जीडीपी 2 लाख करोड़ रुपए हो गई, तो हमारी ग्रोथ रेट रही 5.5% के आसपास। इन 6 सालों में हिंदुस्तान की रियल जीडीपी 5.5% से बढ़ी है। अब मैं आपको अच्छी खबर देता हूं, पिछले 1 साल में हिंदुस्तान की जीडीपी 6.65% से बढ़ी है। 2024 में ये 187 लाख करोड़ थी, जो बढ़ के 2 लाख करोड़ हो गई। मतलब क्या है कि पिछले 1 साल का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे गुजरे 6 सालों के जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा है। यही तो हम देख रहे हैं, हर तिमाही में हम ये कह रहे हैं कि हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। लेकिन सावधान, अब दूसरा देखिए, जो रोजमर्रा की जीडीपी है, आपकी और मेरी जीडीपी है, आपकी और मेरी आमदनी है, सरकार की आमदनी है, कंपनियों की आमदनी है, उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। इसमें महंगाई शामिल है, रियल जीडीपी में महंगाई को हटा दिया जाता है। गौर से देखिएगा, सन 2019 में हिंदुस्तान की करंट अकाउंट जीडीपी, करंट प्राइस जीडीपी, करंट अकाउंट नहीं, करंट प्राइस जीडीपी, जिसको आप नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो 201 लाख करोड़ थी, जो पिछले साल 2025 में बढ़ के 358 लाख करोड़ हो गई है। इसका मतलब कि पिछले 6 सालों में हिंदुस्तान की जीडीपी 10.1% से बढ़ी है। और गौर कीजिएगा, इस बजट में भी जो 2025-26 का हमने बजट बनाया था, सरकार ने टारगेट किया था 8.14%। अब ध्यान से सुनिएगा, पिछले 1 साल में हमारी जो जीडीपी बढ़ी है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है, वो बढ़ी है 8.52% से। यह आंकड़ा मैं IMF से आपके पास में लेके आया हूं। तो हमने टारगेट किया था 10.1%, पर पिछले साल में हमारी नॉमिनल जीडीपी घट कर रह गई है 8.5%। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें बात समझ में आएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, और ध्यान से इस बात को देखिएगा। अब हम आते हैं, विदेशी क्यों पैसा निकाल रहा है, विदेशी हमारे जीडीपी को कैसे देखता है, डॉलर टर्म्स में हमारी जीडीपी के साथ में क्या हो रहा है। ध्यान से और से इस चीज को आप देखिएगा। चार्ट आपके सामने है। सन 2019 में अमेरिका की करंट प्राइसेस पर डॉलर टर्म्स में जीडीपी थी 21 ट्रिलियन डॉलर, और हिंदुस्तान की जीडीपी थी 2.8 ट्रिलियन डॉलर। 2025 में अमेरिका की जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गई, 30.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गई। और इसी दौरान हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो 2.8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई। क्या तो आपने और किया? हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 6 सालों में 6.45% रही है डॉलर टर्म्स में, लेकिन अमेरिका की रही है 6.04%। ज्यादा फर्क नहीं है ना। हम भले ही कहते रहें कि हमारी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, अमेरिकन का ये मानना है कि वो भी पीछे नहीं है, उनकी जीडीपी भी 6% से बढ़ी है।
न केवल उनकी जीडीपी 6% से बढ़ी है, गौर करने वाली बात यह है उनका बेस हमसे कितना बड़ा है। वो 21 से बढ़कर 30 हो गए हैं, हम 2.25 से बढ़कर 4.25 के आसपास पहुंचे। और ज्यादा परेशानी की बात आप देखिएगा, पिछले एक साल में क्या हुआ है। पिछले एक साल में अमेरिका की जीडीपी 4.5% से बढ़ी है, पर हमारी जीडीपी जो 6.5% से बढ़ रही थी वो गिर के 5.5% पे आ गई है। डॉलर टर्म्स में सन 24 और सन 25 के बीच में हमारी जीडीपी केवल 5.5% से बढ़ी है। इन 6 सालों में अमेरिका ने $9 ट्रिलियन से अपनी जीडीपी को बढ़ाया है। जब आप इस दृष्टि से देखते हैं तो आप ये कहेंगे हिंदुस्तान की जीडीपी ने डॉलर टर्म्स में कोई खास अच्छा काम नहीं किया है, पर यह काम बिगड़ा कब है? ये पिछले एक साल में ही बिगड़ा है। अभी एक साल में क्यों बिगड़ा है? यही वो बात है, जरूरी बात है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान की जीडीपी लगातार अच्छा करेगी, लेकिन लगातार अच्छे करते करते अचानक से एक समय ऐसा आएगा जब उसकी जीडीपी ग्रोथ धीमी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदुस्तान की जीडीपी छोटी जीडीपी है। छोटी जीडीपी से जब आप बड़ी बढ़ते हैं तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कहते हैं। स्ट्रक्चरल ग्रोथ में लंबी ग्रोथ मिलती है, ये साइक्लिकल नहीं होती है, लगातार होती रहती है। और उस लगातार होती ग्रोथ के साथ हमें अपनी नीतियों में, हमें अपनी व्यवस्था में, हमें अपने समाज में, हमें अपने विजन में, हमें अपने काम करने के तरीके में, हमें अपने विचारों में लगातार बदलाव करने होते हैं। एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का और लड़की शादी करते हैं, पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक छोटे से घर को फ्लैट खरीदते हैं, 2 कमरे का फ्लैट खरीदते हैं। वक्त के साथ समय गुजरता है, उनकी आमदनी बढ़ती है, घर में 2 बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी होनी है, परिवार का बढ़ना है। अब बच्चों की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक बड़ा फ्लैट नहीं लिया जाए। स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं। जब तक नया कमरा तामीर नहीं होगा, जब तक नया फ्लैट नहीं होगा, जब तक घर बड़ा नहीं होगा, आप शादी नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं, इसको रिफॉर्म्स कहते हैं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी हर 3-4 साल के बाद रिफॉर्म मांगती है। हमारी इकोनॉमी ने 2020, 21, 22, 23 में बहुत अच्छा किया था, लेकिन अब वो रिफॉर्म मांग रही है। अच्छी बात यह है कि सरकार को बात समझ में आ गई है और सरकार ने 2025 में हर वो काम किया है जो इकोनॉमी को सहारा दे सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये बात समझ में आती चली जाएगी। बहुत आसानी से, बारीकी से हम इस बात को समझते चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमने समझा कि हिंदुस्तान की जीडीपी के 3 आयाम कैसे रहे, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी रही, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे रही, डॉलर टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी रही। अब ये जो डॉलर टर्म्स में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट में ज्यादा फर्क नहीं हुआ, इसका प्रभाव हमारे बाजारों पे कैसा पड़ा? किसने सोचा था आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कि अमेरिका के बाजार का रिटर्न हिंदुस्तान के बाजारों से ज्यादा होगा? सर्वविदित यह है, सभी लोग ये मानते हैं कि जो एमर्जिंग मार्केट्स है, जो ब्रिक्स हैं, जो छोटी इकोनॉमीज हैं, उनका आधार छोटा है और आधार छोटे होने की वजह से वहां ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। और यही कारण है कि अमेरिका से इन्वेस्टर्स निकल के दुनिया भर में निवेश करते हैं। उनका भी ये मानना था कि जो एमर्जिंग मार्केट्स की ग्रोथ है वो अमेरिका की ग्रोथ से ज्यादा रहेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पिछले 10 साल में अमेरिका के बाजारों का रिटर्न हमारे बाजारों से ज्यादा रहा। दुनिया अचानक से बहुत बदल रही है और ये क्यों बदली है आप और हम सभी जानते हैं, चर्चा करते रहते हैं। किसने ये कहा था आज से 10-15 साल पहले कि गोल्ड का जो रिटर्न है वो इक्विटी के रिटर्न से ज्यादा होगा? ये एसेट का रिटर्न नहीं है दोस्तों, ये एसेट इन्फ्लेशन है। और एसेट इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया की मुद्राओं पर विश्वास घट रहा है। दुनिया की मुद्राओं की बात कर रहा हूं, उसमें रुपया भी शामिल नहीं है। अब गौर से देखते हैं कि हुआ क्या है। अगर मैं MSCI की बात करता हूं, आपके सामने चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। MSCI का अगर मैं इंडेक्स इस्तेमाल करता हूं, एक इंडेक्स होता है IMI, इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में वो लार्ज कैप स्टॉक्स को भी लेते हैं, मिड कैप स्टॉक्स को भी लेते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी लेते हैं। मतलब ये ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स होता है। ध्यान से आप देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले जनवरी 2016 में अमेरिका के अंदर $100 जमा किए हैं तो पिछले 10 सालों में बढ़ के वो $350 हो गया है। और उसी व्यक्ति ने अगर $100 हिंदुस्तान के बाजारों में निवेश किया है तो इन 10 सालों में वो बढ़ के $258 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? $100 आपने ज्यादा कमाए हैं जब आप अमेरिका में निवेश करते हैं। तो रीजन नंबर 1
क्यों विदेशी हमारे यहाँ से लगातार निकल रहा है? क्योंकि वो लगातार देख रहा है कि अमेरिका के बाजारों का रिटर्न हिंदुस्तान से ज्यादा बना हुआ है। अब अगर हिंदुस्तान के बाजारों से रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है और रुपया कमजोर होने का डर भी बना रहता है, तो मुझे बताइए वो हिंदुस्तान में क्यों रहेगा? ये दशा है, दिशा नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि वो भविष्य में वापस नहीं आएगा, वो बात की बात है, हम आगे बात करेंगे। अभी मैं आपसे दशा की बात कर रहा हूं। तो रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, आपके सामने एक और चार्ट है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आज से ठीक 10 साल पहले या ठीक 5 साल पहले की बात करता हूं, जनवरी 2020 में अगर कोई अमेरिकी अमेरिका में निवेश करता है और 10 साल की बॉन्ड को खरीदता है, तो 10 साल की बॉन्ड खरीदने पर उसको 1.5% के आसपास ब्याज मिलता था, जिसको बॉन्ड यील्ड कहते हैं। मैं आम भाषा में ब्याज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उसको 1.5% का ब्याज मिलता था और हिंदुस्तान में उसको 0.75% का ब्याज मिलता था। मतलब हिंदुस्तान में ब्याज 5, 5.5%, 6% ज्यादा मिलता था। लेकिन आज की तारीख में अगर वही व्यक्ति अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड में निवेश करता है तो 4.25% के आसपास उसको ब्याज मिलता है और हिंदुस्तान में 6.5% के आसपास ब्याज मिलता है। मतलब वो जो 5.5, 6.5% या 6% ब्याज उसको ज्यादा मिल रहा था, अब केवल उसको 2-2.25% ब्याज ज्यादा मिल रहा है। और इतिहास गवाह देता है कि रुपया किसी भी साल में 2.5% से 3% तक कमजोर हो सकता है। तो एक अमेरिकी बॉन्ड इन्वेस्टर को लगता है कि हिंदुस्तान के बॉन्ड्स पर निवेश करके वो पैसा नहीं बनाएगा, पैसा खोएगा। तो इक्विटीज में आपका पैसा निकल रहा है, बॉन्ड में आपका पैसा आना नहीं चाहता है। ये 2 बड़े कारण रहे। और अमेरिका की जीडीपी तीसरा बड़ा कारण रही कि आपके यहाँ से लगातार पैसा निकल रहा है। हम हिंदुस्तान में निवेश करते हैं, हम हिंदुस्तान के कैप्टिव इन्वेस्टर हैं। हमें केवल हिंदुस्तान में ही निवेश करना है। हमारे यहाँ और कहीं जाने के निवेश करने की न इच्छा होती है, न ज्यादा इजाजत मिलती है, क्योंकि हम कैपिटल कन्वर्टेबल कंट्री नहीं है। कुछ हद तक ही हम विदेशों में निवेश कर सकते हैं। हमारे पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि हम विदेशों में निवेश करें। पर जो अमेरिकी नागरिक हैं, यूरोपियन नागरिक हैं, उनके पास बेइंतहा पैसा है और वो दुनिया भर में निवेश करते हैं। वो हमारे जैसे कैप्टिव इन्वेस्टर नहीं है। वो दुनिया में किसी भी मुल्क में निवेश कर सकते हैं। और जब वो देखते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के मुकाबले उनकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हिंदुस्तान के बाजारों से दूसरे बाजार सस्ते हैं, हिंदुस्तान के बाजार के मुकाबले दूसरे बाजारों में रिटर्न ज्यादा है, तो उनकी वहां जाने की इच्छा होती है और वो आपके यहाँ से पैसा निकालते हैं और वहां पर निवेश करते हैं। अब इसमें तीसरा कारण क्या रहा, जो बड़ा कारण रहा, बहुत बड़ा कारण रहा, खासकर एक साल में रहा, 2025 में रहा। और से इस बात को देखिएगा, जो चार्ट मैंने आपके सामने लेके आया हूं, इस चार्ट को आप देखिए। रुपया पिछले एक साल में लगातार डॉलर के सामने कमजोर हुआ है। जनवरी 2025 में जब हमने साल शुरू किया था, 86 रुपए के डॉलर मिलता था और जब हम साल खत्म कर रहे हैं, करीब करीब 90 रुपए के डॉलर मिलता है। 0.4% के आसपास रुपया टूट गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रुपया यूरोपियन करेंसीज के सामने और ज्यादा कमजोर हुआ है। अगर डॉलर के सामने वो 4% कमजोर हुआ है, तो यूरो के सामने वो 17% कमजोर हुआ है। सोचिए, अगर हमारी जीडीपी यूरोप की जीडीपी से 4 गुना आगे भी बढ़े, 5-6% ज्यादा भी पैसा अगर हमारी जीडीपी कमाती है, लेकिन रुपया अगर 17% कमजोर हो जाता है, तो बताइए उनकी दृष्टि में हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी। यही वो बात है दोस्तों जो आपको समझने की कोशिश करनी है। और एक और चौंकाने वाली बात मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया का विश्वास अचानक से डॉलर से भी कम होने लगा है। लोग डॉलर बेच रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, डॉलर पे यकीन कम हो रहा है। ट्रम्प जो कर रहे हैं उससे भी यकीन कम हो रहा है। अमेरिका का घाटा बढ़ रहा है, अमेरिका के ऊपर देनदारियां बढ़ रही है, अमेरिका का उधार बढ़ रहा है, तो डॉलर यूरो के सामने बहुत कमजोर हुआ है। 1.03 डॉलर देके साल भर पहले एक यूरो मिला करता था, अब एक यूरो खरीदने के लिए 1.17 डॉलर देने पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ? डॉलर यूरो के सामने 13% कमजोर हो गया है। रुपया भी इतना कमजोर हुआ यूरो के सामने कि हमारे बाजारों का रिटर्न जो आपको 8-9% रुपी टर्म्स में नजर आ रहा है ना, यूरोपियन टर्म्स में आपके बाजार ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसलिए यूरोपियन इन्वेस्टर्स भी हमारे बाजार में इस वक्त पैसा रखने के इच्छुक नहीं है। ये दशा की बात कर रहा हूं, दिशा की बात नहीं कर रहा हूं। और कीजिएगा, सवाल उठता है तो फिर हमारे बाजारों में और हमारी इकोनॉमी में ऐसा हुआ क्यों? आइए लौट के
वापस हिंदुस्तान की तरफ आते हैं और हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ है पिछले 1-2 सालों में, इसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और आपको ये भी समझ में आएगा कि सरकार ने जो कुछ किया है वो क्यों किया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सुना क्या है। कैसे, ये समझते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, आप सभी इस बात से सहमत होंगे, कंजप्शन स्टोरी है, उपभोग की कहानी है दोस्तों। और जो उपभोग की कहानी है ना, यही हमें समझनी है। आप जानते हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर लगातार कंजप्शन बढ़ा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही तो हमारा कंजप्शन है। हमारा सबसे बड़ा ताकत ही तो हमारा बाजार है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही तो हमारी बढ़ती हुई मांग है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही तो हमारी डेमोग्राफी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हिंदुस्तान के एस्पिरेशंस है। हिंदुस्तान का युवा बेहतर जीवन जीना चाहता है और उसके लिए वो लगातार मांग बढ़ा रहा है। और आप जानते हैं 2024-25 में क्या हुआ? हमारी जो मांग की वृद्धि ग्रोथ रेट है, अगर मैं कोविड को निकाल दूं तो पिछले 21 सालों की न्यूनतम है। इतना कम हमारे मांग में ग्रोथ कभी नहीं हुई और इसीलिए प्राइसिंग पावर नहीं है। इसीलिए कंपनियों की बिक्री ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इसीलिए कंपनियों का मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है। और अब आपको वो राज की बात बताता हूं कि हिंदुस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी क्यों आ रही है। गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा और इस चार्ट को भी ध्यान से देखिएगा कि सेंसेक्स की आपकी 30 कंपनियों ने कैसा किया है। ये चार्ट आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। इस चार्ट को समझने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड रिपोर्ट लेना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है। उसके खून की जांच की जाती है। जब उसकी खून की जांच की जाती है तो खून की जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया जाता है। ये देखते हैं कि सारी चीजें बराबर हैं, सीबीसी रिपोर्ट में हर चीज अच्छी है। वो बीमार भी खुश हो जाता है इस बात को देख के कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। और डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब देखिए मेरा खून कितना अच्छा है, मेरा हीमोग्लोबिन 16 के आसपास है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि मेरा हीमोग्लोबिन इतना अच्छा होगा। डॉक्टर आश्चर्य से उसको देखता है और कहता है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, आप में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, पर आप कमजोर अनुभव करते हैं। हमें आपका केएफटी टेस्ट करना होगा, हमें आपका लीवर टेस्ट करना होगा, हमें देखना होगा कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, लवण कैसे हैं, सॉल्ट कैसे हैं। तो उनकी इसकी एक और खून की जांच की जाती है और जब एक और खून की जांच की जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स कमजोर पाए जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपका हीमोग्लोबिन इसलिए ज्यादा आया क्योंकि आपके खून में पानी की मात्रा कम है, आपके खून में जरूरी सॉल्ट्स की मात्रा कम है। आपको अच्छा खाना लेना होगा, आपको हाइड्रेट होना होगा, आपको ज्यादा पानी लेना होगा, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे खून में पानी भी होता है और पानी का स्तर बराबर बना रहना चाहिए। खून से अगर आप पानी की मात्रा कम कर देंगे तो जो शेष रेड ब्लड सेल्स बचेंगे उनकी मात्रा स्वतः ही बढ़ जाएगी, अनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर जैसे आप हाइड्रेट हो जाएंगे आपका हीमोग्लोबिन रेट वापिस नीचे आ जाएगा। जी हाँ, हिंदुस्तान के अंदर महंगाई नहीं रही। हिंदुस्तान के अंदर सरकारी आंकड़ों में महंगाई डिफ्लेटर जिसे आप कहते हैं, डिफ्लेटर घटाया जाता है नॉमिनल जीडीपी से, तभी तो ये जीडीपी निकल के आती है। तो अगर सरकार ये कहती है कि पिछले 1 साल में जो आंकड़ा कल आया है, सरकार ये कहती है कि हमारी रियल जीडीपी 7.4% से बढ़ रही है और नॉमिनल जीडीपी 8% से बढ़ रही है, तो महंगाई कितनी हुई? 0.6%। क्या आपको यकीन होता है कि महंगाई 0.6% है? सरकारी आंकड़ों में तो है, डिफ्लेटर कहते हैं इसे। यही तो वो बात है। जी हाँ, ये हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जैसी है। आपकी बढ़ी हुई रियल जीडीपी इसलिए आ रही है क्योंकि आपका डिफ्लेटर बहुत कम है, जबकि आम जीवन में महंगाई इतनी कम नहीं है। उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है और जब सुधार आएगा, महंगाई बढ़ेगी, तभी नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी। ये वो मामूली बात है जो हमें नहीं बताई जाती है। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा और देखिएगा जो आप तस्वीर आपके सामने है। क्या हुआ है पिछले 1 साल में आपके सेंसस के साथ में? सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। मैंने आपको 2 टेबल्स बनाई है। पिछले 1 साल में सबसे कम मुनाफा कमाने वाली 15 कंपनियां और पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली ये कंपनियां। मैंने इन 30 कंपनियों का पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। मैंने इन 30 कंपनियों का पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। मैंने इन्हीं कंपनियों का पिछले 1 साल का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। मैंने इन्हीं कंपनियों का पिछला 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। ध्यान से देखिएगा, पिछले 5 साल का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है
वो 12.5% के आसपास है, 12.75% के आसपास है। लेकिन पिछले एक साल में जो सेल्स ग्रोथ है मीडियन, वो केवल 9.5% के आसपास है। तो सेल्स नहीं बढ़ रही है। पिछले 5 साल में जो आपका मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो 21% के आसपास है, पर पिछले एक साल में आपका जो मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ है वो केवल 6.5% से है। आपका प्रॉफिट जो 20% से बढ़ रहा था, 20-21% से बढ़ रहा था, पिछले साल केवल 6.5% से बढ़ा है। प्रॉफिट कम होना भी चिंता की बात है, पर सेल्स कम होना ज्यादा चिंता की बात है। सेल्स बढ़ेगी तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी सेल्स इतनी कम क्यों हुई है? क्योंकि दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है। ये सेल्स इतनी कम क्यों हुई है? क्योंकि हिंदुस्तान में उपभोग कम हुआ है। ये कुल मिला के दोनों कम क्यों हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई है। सरकार ये बात जानती है, सरकार ये बात समझती है, सरकार को ये बहुत पहले समझ में आ गया था। सरकार हमसे ज्यादा जानती है, हमसे ज्यादा समझती है। इसीलिए तो सरकार ने आपके हाथ में पैसा डाला ताकि आपकी मांग बढ़े, ताकि आपका खर्चा बढ़े। सरकार ने आपका इनकम टैक्स कम किया। वो सरकार जो टैक्स बढ़ाने में इच्छुक रहती है, क्योंकि जितना टैक्स बढ़ाएगी उतनी सरकार की आमदनी होगी, जितनी सरकार की आमदनी होगी उतना सरकार खर्चे करेगी, जितना सरकार खर्चा करेगी उतना इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। पर उसके बावजूद सरकार ने इनकम टैक्स कम किया। यही वो कारण था, कंजप्शन ग्रोथ कम हो रही थी। सरकार ने जीएसटी रेट्स को कम किया ताकि इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी सहारा मिले। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया ताकि आपके अंदर उधार लेके खर्च करने की प्रेरणा बढ़े। आरबीआई ने लिक्विडिटी को बढ़ाने की कोशिश की ताकि ब्याज दरें कम हो जाएं। लेकिन आपको क्या कहा गया? जब जब सरकार ने जो जो काम किया, आपसे कहा बाजार बढ़ेगा, अब बाजार बढ़ेगा, अब बाजार बढ़ेगा। ऐसा हुआ क्या? सरकार ने इनकम टैक्स कम किया, बाजार बढ़ेगा, बढ़ा क्या? आरबीआई ने ब्याज दरें कम किया, टीवी ने आपसे कहा कि बाजार बढ़ेगा, बढ़ा क्या? सरकार आरबीआई ने लिक्विडिटी को बढ़ाया, आरबीआई टीवी ने आपको खबर दी कि बाजार बढ़ेगा, बढ़ा क्या? सरकार ने जीएसटी कट किया, टीवी ने कहा अब बाजार बढ़ेगा, बढ़ा क्या? ऐसा नहीं हुआ। पर इन सब कदमों का प्रभाव लैग इम्पैक्ट आता है और 2026 में आपको इनका प्रभाव बनना शुरू होगा, बनना शुरू होगा। यही वो बात है जो हमें समझने की जरूरत है। जितना जल्दी ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लौट के आएंगी, उतना जल्दी आपके बाजार में रौनक लौट के आएगी। सरकार और आरबीआई दोनों समझ चुके हैं। दोनों ने अपने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। इस साल का बजट आने वाला है, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकार ने जो सारे कदम उठाए हैं, इसीलिए कदम उठाए हैं, इनको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं। जी हाँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसलिए किए गए हैं कि अब हमारी इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी जब हम ये रिफॉर्म्स करेंगे। आने वाले समय में इस बजट में आप और भी रिफॉर्म्स देखेंगे। आप आरबीआई को और ज्यादा लिक्विडिटी को पैदा करते हुए देखेंगे। आप आरबीआई को और ज्यादा ब्याज दरें कम करते हुए देखेंगे। जैसे ही डॉलर में कमजोरी आएगी, रुपए में स्थिरता आएगी, आप देखेंगे हमारे यहाँ ब्याज दरें और कम होना शुरू हो जाएंगे। जो सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है? सबसे जरूरी जो भी मैंने अभी तक बात की है, बाजार और अर्थव्यवस्था की कमजोर क्षणों में ही बड़े रिटर्न के बीज पोषित होते हैं। जी हाँ, आपको ज्यादा रिटर्न मिले, ये बीज तभी पड़ता है भूमि पर जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होती है, जब बाजार अच्छा नहीं कर रहा होता है। जब बाजार और इकोनॉमी अच्छा नहीं करते हैं ना दोस्तों, उसी वक्त तो सरकार सही फैसले लेती है। प्रमाण दूं मैं आपको, पिछला साल क्यों खराब था? ध्यान से देखिएगा, पिछला साल अच्छा नहीं था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मेरा ये मानना, मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, किसी भी समाज का सबसे होशियार व्यक्ति व्यापारी होता है दोस्तों। उससे ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि वो साहसी होता है, वो रिस्क लेता है, वो जोखिम लेता है, वो अपना पैसा लगाता है बिना भविष्य को जाने के भविष्य में क्या होगा। और जब उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है ना, तभी वो पैसा निवेश करता है। पिछले 5 सालों से वो केपेक्स नहीं कर रहा था। पिछले 5 सालों से वो अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर रहा था। पिछले साल तो विस्तार छोड़िए, आईपीओ में जो भी आईपीओ आए हैं, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, अपने व्यापार का विस्तार नहीं किया है। प्रमोटर हिस्सेदारी कब बेचता है? जब उसको लगता है कि मुझे वैल्यू ज्यादा मिल रही है, जब उसको लगता है कि मेरा बिजनेस उतना नहीं बढ़ रहा है जितनी वैल्यू मिल रही है। क्या एक आम निवेशक प्रमोटर से ज्यादा समझता है? आईपीओ तब अच्छा माना जाना चाहिए जो पैसा आईपीओ से उठाता है वो बाजार के विस्तार पे लगे। लेकिन अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% को पार कर गया है। और इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब हमारे व्यापारी वर्ग के पास जितनी भी क्षमता है, उसका 75% जब इस्तेमाल करना शुरू होता है तो नया केपेक्स आता है।
यहाँ से आरबीआई जैसे जैसे ब्याज दरों को कम करेगा, यहाँ से महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे बढ़ेगी मतलब कि नॉर्मल होगी, वैसे वैसे व्यापारी वर्ग में ज्यादा निवेश करने की इच्छा बढ़ेगी। जी हाँ, व्यापारी बड़ा होशियार होता है दोस्तों। हमारे यहाँ एक विमान कंपनी है जिसके पास 65% की हिस्सेदारी है। उसके 2 प्रमोटर थे। आप जानते एक प्रमोटर ने क्या किया है? अपनी 35% की हिस्सेदारी पिछले 2 सालों में बेच दी है। सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली विमान कंपनी है दुनिया की, 65% का मार्केट शेयर है, फिर भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। सोचिए क्यों? क्योंकि पिछले साल वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थे, पिछले साल ग्रोथ रेट्स नहीं थी, पिछले साल इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, इसलिए प्रमोटर निकला। लेकिन 2026 में अब पुनः चीजों को बदलते हुए देखेंगे, तो आपको अपना निवेश लगातार जारी रखना है, आपको अपने निवेश को उल्टा बढ़ाना है। जब दुनिया डरती है, जब दुनिया कहती है बाजार कमजोर हो रहा है, तब आपको हिम्मत रखनी है। तब हमारे बाजार में अच्छे दिन आने के बीज पड़ चुके हैं, सरकार ने बीज बोने का काम कर दिया है, आरबीआई काम कर रही है, इसका प्रभाव आपको 2026 के उत्तरार्ध में मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने सलाहकार के साथ मिलकर उचित एसेट एलोकेशन करते हुए जिस पैसे की आपको 5-7 साल तक जरूरत नहीं है, उस पैसे की बड़ी हिस्सेदारी आप हिंदुस्तान के इक्विटी बाजार में निवेश कर सकते हैं। एक तस्वीर आपके सामने, आखिरी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूं, चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, देख लीजिएगा। अमेरिका का बाजार इतना महंगा है, बफेट इंडिकेटर के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी के रेशो के हिसाब से जितना पहले कभी नहीं था। इससे ज्यादा महंगा अमेरिका का बाजार कभी नहीं था। ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उससे दुनिया खुश नहीं है। दुनिया में जितने व्यापारी कॉरिडोर बन रहे हैं उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। बहुत से देश अब बायलैटरल ट्रेड करने की तरफ जा रहे हैं, बहुत से देश डॉलर बेच रहे हैं, बहुत से देश सोना खरीद रहे हैं। दुनिया के अंदर मल्टीपोलरिटी बढ़ रही है और इस वजह से बढ़ती हुई अमेरिका की उधारी, बढ़ती हुई अमेरिका के फिस्कल डेफिसिट, बढ़ता हुआ अमेरिका का बाजार वैल्यूएशन कहीं न कहीं आके थमेगा, कहीं न कहीं उनके बाजार को रोकेगा और कहीं न कहीं वहां पर विपरीत स्थितियां बननी शुरू होगी। ये सूनर देन लेटर होने वाला है और इसके होते ही, इसकी शुरुआत होते ही वो विदेशी जो आपसे विमुख हुआ है पुनः आपके पास आना शुरू होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में मांग की दूरी अंत में तो हिंदुस्तान से निकल के आती है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का डेस्टिनेशन है, इसको ज्योतिष में महादशा कहते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, बढ़ती हुई इकोनॉमी एक लंबी महादशा में स्ट्रक्चरल ग्रोथ रेट पे है। पर दोस्तों, ज्योतिष ये भी कहता है कि हर महादशा में अंतरदशाएं भी होती है। हर अच्छे ग्रह को बुरे ग्रह की अंतरदशा का सामना करना पड़ता है। 2024 और 25 की अंतरदशा हम भोग चुके हैं, हम पुनः अपनी महादशा की तरफ अग्रसर होंगे। थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन परेशान हुए बिना, चिंतित हुए बिना, एसेट एलोकेशन करते हुए अपने निवेश को जारी रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।